ओके सो हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल। तो वापस आ गए हैं अपन वापस से अपने टॉपिक मैनिया सीरीज के अंदर, जहां अपन टॉपिक को कवर करते हैं जो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आओ समझते हैं क्या टॉपिक है आज का। तो आज का टॉपिक है क्रैमर्स रूल। डिटर्मिनेंट से टॉपिक लिया गया है। आपको पता है टॉपिक कितना ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से सवाल देखने को मिलते ही हैं आपको। है क्या टॉपिक, आओ समझते हैं। फिर जेईई मेंस में आएगा सवाल भी करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक पे अपन ने कितना कमांड कर लिया है। आओ समझे जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फेज में इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। है क्या, अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं तो क्रैमर सर ने कुछ बातें बोली थी जिसको हम समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो सिस्टम है मेरा, वो है दो वेरिएबल सिस्टम, जिसको आप क्लास 10 से देखते हो बेसिकली। ये सिस्टम है क्या, अगर इस सिस्टम की हम बात करें, सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो क्रैमर्स ने क्या बोला कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है। ये किसने बोला, क्रैमर्स ने। कैसे बोला, डिटर्मिनेंट मेथड निकालने के लिए उसने पहले बोला कि आप एक डेल्टा डिटर्मिनेंट बनाओ। डेल्टा का नाम क्या है यहाँ पे, डेल्टा मतलब क्या है यहाँ पे, डेल्टा का मतलब है इन कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, मतलब a1 b1 a2 एंड b2। पहला वर्क आपको ये कर लेना है। फिर आपको एक डेल्टा वन निकालना है। डेल्टा वन का मतलब क्या होता है भाई साहब, डेल्टा वन का मतलब कि पहले जो अपने कॉलम है उसको कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देने का। मतलब पहला कॉलम बन जाएगा C1 C2, बाकी ये भैया सेम रहेंगे। एंड सिमिलरली आप डेल्टा थ्री निकालते हो, डेल्टा टू निकालते हो। डेल्टा टू का मतलब क्या है कि आप दूसरे वाले कॉलम को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट टर्म से। मतलब ये तो A1 A2 ही रहेगा, बट दूसरा वाला क्या बन जाएगा, C1 और C2। फिर क्रैमर्स ने क्या बोला कि आप यहाँ पे x को क्या बोल सकते हो, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, और y को आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। इतनी बातें क्रैमर साहब ने बोली कि आप डिटर्मिनेंट मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो वेरिएबल के लिए इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर सी बात है, कुछ कठिनाई आपको इसमें होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अब इस बात को देख के हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी कि भैया x के बारे में आपने क्या बोला कि डेल्टा वन बाय डेल्टा है, और y क्या है आपका, डेल्टा टू बाय डेल्टा। दोनों ही केस में डेल्टा इज इन डिनोमिनेटर, दैट मींस वी कैन डायरेक्टली से कि भाई डेल्टा अगर जीरो हो गया तो वैल्यूज को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इट इज इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो बिकॉज द टर्म विल बी अनडिफाइंड देन। तो फिर यहां क्या दिमाग लगाया गया कि भाई डेल्टा इज द क्रिटिकल जोन हेयर। तो डेल्टा के बेसिस पे कुछ बातें ऑब्जर्व करी गई। अब वो बातें हैं क्या, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि डेल्टा शुड नॉट बी जीरो। तो डेल्टा जीरो और डेल्टा नॉन जीरो, हमने यहाँ पे दो केस फॉर्म कर लिए पहले तो। अब हमने देखा डेल्टा अगर नॉन जीरो हो जाए फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब वी हैव अ सेट ऑफ सॉल्यूशन नाउ। अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया तो दैट मीन्स इस सिस्टम के पास जिसका डेल्टा नॉन जीरो है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और किसी भी सिस्टम के पास अगर सॉल्यूशन होता है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको अपन, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है। वहीं अगर हमारे पास डेल्टा जो आपने लिखा है, अगर ये डेल्टा जीरो है, तो भाई डेल्टा अगर जीरो है तो मतलब डिनोमिनेटर इज जीरो। तो यहां पे ना हम एक और केस पे फोकस करते हैं। वो केस का नाम है कि अगर डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों के दोनों भी जीरो हो जाए, मतलब एक्स भी क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन जीरो, और वाई भी क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन जीरो, क्योंकि डेल्टा तो ऑलरेडी जीरो है। इसके सब केस की हम बात करना चाह रहे हैं तो डेल्टा अगर जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों जीरो हो जाए, मतलब एक्स क्या बन जाएगा, जीरो बाय जीरो, वाई भी क्या बन जाएगा, जीरो बाय जीरो। और जीरो बाय जीरो क्या अनडिफाइंड होता है, नहीं, इट इज इनडिटर्मिनेट। मतलब वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। एक्स की वैल्यू अगर जीरो बाय जीरो है तो आप समझ रहे हो कि उसके पास किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड टर्म क्या होता है, हम बोलते हैं भैया 4/0, ये अनडिफाइंड है। मान लिया आपकी बात, कैसे, क्योंकि आप अगर किसी भी को के डिफाइन कर देते हो मान लो, तो के इंटू जीरो मस्ट बी फोर ना भैया। अगर ये ट्रू है तो के इंटू जीरो मस्ट बी फोर। बट होता है क्या के इंटू जीरो फोर, नहीं, के इंटू जीरो इज जीरो। तो ऐसा कोई के डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। बट जीरो बाय जीरो अगर हम बोलते हैं कि जीरो बाय जीरो इक्वल टू के हो जाए, सर सपोज जीरो बाय जीरो इक्वल टू हमने के बोल दिया, तो आप के को कुछ भी पुट कर लो ना यार, तो के इंटू जीरो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। के कुछ भी पुट कर लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है पॉसिबल फॉर के। मतलब जीरो बाय जीरो इज नॉट अनडिफाइंड, इट इज
इनफाइनाइट, एक्चुअली इट इज इनडिटर्मिनेट। क्या हो रहा है ये पता नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 0/0 फॉर्म मिल गया, इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास, इनडिटर्मिनेट में चला गया, मतलब वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल है वहां पे के लिए। दैट मीन्स हमने क्या समझा कि सर अगर Δ1 और Δ2 दोनों का दोनों क्या हो जाए 0, तो हमारे सिस्टम के पास सॉल्यूशन कितना होगा इस बारी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और सिस्टम के पास सॉल्यूशन है ना, मतलब सिस्टम कैसा कहलाएगा अपना, कंसिस्टेंट। वहीं अगर Δ1 या Δ2 दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, दोनों में से कोई एक की बात कर रहा हूं मैं, दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया ना बच्चा, मतलब काम खराब हो गया मेरा। काम खराब होने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला अगर नॉन जीरो आ गया और नीचे वाला जीरो है, मतलब समथिंग नॉन जीरो बाय जीरो, फिर तो वो केस आ गया ना अनडिफाइंड वाला, मतलब सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं हो पाएगा इस बारी। दैट मीन्स व्हाट कैन वी से कि भैया सिस्टम के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये बात हमने ऑब्जर्व करी। तो डेल्टा मेन फ्रेम में आ गया, जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, जीरो है मतलब सिस्टम के पास दो केस बनेंगे कि Δ1 Δ2 क्या बोलता है भाई, जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग वी कैन गो ऑन। ये तो तुम्हारे पास क्या था, सिस्टम ऑफ दो वेरिएबल सिस्टम में। अगर ये दो वेरिएबल तीन वेरिएबल बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने को पूरा गेम सेम चलेगा जो अपन ने एक बार सीख लिया है। अगर हम थ्री वेरिएबल सिस्टम में जाएं, मतलब हम ऐसे बोले a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y plus c2z equal to d2, and similarly a3x plus b3y plus c3z equal to d3। फिर से वही काम करोगे आप, पहले डेल्टा बनाओगे। डेल्टा क्या था, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड एट लास्ट a3 b3 एंड c3। सिमिलरली वी कैन गो फॉर Δ1। Δ1 क्या था भाई, था पहले कॉलम का रिप्लेसमेंट था किससे, कांस्टेंट से, तो रिप्लेस इट d1 d2 d3, बाकी सेम रहेंगे b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। सेम वी कैन गो फॉर Δ2। व्हाट इज Δ2, दूसरे कॉलम का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इस बारी, तो रिप्लेस इट, ये हो जाएगा a1 a2 a3, फिर ये हो जाएगा d1 d2 d3 एंड दिस इज c1 c2 एंड c3। बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा है कि नहीं। एंड एट लास्ट वी विल फाइंड Δ3 हियर आल्सो, क्योंकि तीन वेरिएबल है ना। Δ3 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा वापस से थर्ड कॉलम का रिप्लेसमेंट, मतलब a1 a2 a3 सेम, b1 b2 b3 भी सेम, बट ये हो जाएगा d1 d2 और d3। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्रैमर साहब ने क्या बोला था कि x विल बी Δ1 बाई डेल्टा, y विल बी Δ2 बाई डेल्टा एंड z विल बी Δ3 बाई डेल्टा। इतनी बात तो क्रैमर्स ने बोली थी। अब क्या हम सेम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते जैसा अपन ने पीछे किया था कि सर डेल्टा वापस से खतरा जोन में है, डेंजर जोन में है, कि जीरो हो गया तो काम खराब। तो सब कुछ सेम, आपको कोई अलग टेबल याद नहीं करनी, सेम टेबल याद करनी है कि डेल्टा अगर जीरो हो गया ना तो फिर काम खराब होगा, डेल्टा नॉन जीरो हो गया सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। वहीं अगर हम डेल्टा को जीरो बोल देते हैं तो डेल्टा जीरो और तीनों का तीनों क्या हो जाए, इस बार एक और केस आ जाएगा अगर उसको लेके चलेंगे तीन वेरिएबल सिस्टम को, तो Δ3 भी जीरो होना चाहिए, सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन और सिस्टम होगा कैसा, कंसिस्टेंट। सेम यहाँ अगर देखो तो भैया इस बार अगर Δ3 में से भी कोई है ना, Δ1 Δ2 या फिर Δ3, तीनों में से कोई भी एक क्या हो जाए आपके पास इस बारी, अगर नॉन जीरो हो जाए तो अपना काम क्या हो जाएगा बताओ, खराब। Δ3 को बस मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ वर्क सेम रहेगा इसमें भी। तो यहाँ भी नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं। अब एक बात और है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली, ठीक है, समझिए क्या बात बोल रहा हूँ मैं। आपने बचपन में देखा भी, अगर मैं पहले वाले केस की तरफ चलूँ कि भैया ये तुम्हारा केस था और तुम्हारा ये वाला केस था बेसिकली, ठीक है। फिलहाल अपन दो सिस्टम की बात करते हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा भी था। तो आप देखो एक्चुअली मेरे पास है क्या, ये लीनियर इक्वेशन है ना, और लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइंस को, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लाइंस होती तो लाइंस के पास यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, दो लाइंस है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन आ गया तो हम यही कंडीशन पे जाएंगे।
अगर किसी ने बोलिए दोनों लाइन जो है ना मेरी वो सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल सिस्टम आ गया मतलब वी कैन से भैया यही कहानी बन रही है। और एट लास्ट अगर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गई होंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस बन गई होंगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना। वहीं अगर प्लेन्स की बात आ जाए तो भैया अगर प्लेन्स की बात आ जाए, चलो मैं टेबल फटाफट से तुम्हारे लिए बना ही देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं टेबल यहाँ पे फ्रेम कर ही देता हूँ भाई साहब। हाँ जी, देखो अगर मैं टेबल बनाने पे आऊँ तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, सर डेल्टा अपन फॉर्म करेंगे। डेल्टा के बारे में हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा शुड बी, वापस से दो केस, एक डेल्टा जीरो हो जाए और एक डेल्टा नॉन जीरो हो जाए। डेल्टा नॉन जीरो में हमने देखा ही है सिस्टम के पास क्या होगा भैया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि देखो एक्चुअली में क्या हुआ, आपने 3D अगर देखा है पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है ना एक्चुअली ये एक प्लेन की इक्वेशन है बेटा। तो मेरे को तीन प्लेन गिवन है और तीनों प्लेन के पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ जाए मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो भैया अगर प्लेन्स के पास क्या हो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, मतलब हम किस केस की बात कर रहे होंगे कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। अब डेल्टा अगर जीरो हो गया, लेकिन यहाँ भी दो केस मैंने बताए थे आपको कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब जीरो हो जाए तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन पंगा क्या था यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि सिस्टम के पास या तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है या सारे कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं, मतलब एक के ऊपर एक प्लेन्स लाई कर जा रहे हैं, या फिर उनके पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे आपने बुक अगर देखा होगा तो भैया बुक का एक सिरा ये हो गया, दूसरा अपन ने मान लो ऐसा कुछ कर दिया और एक और पेज हम ड्रॉ कर दे रहे हैं कुछ ऐसा। तो भैया ये तीन प्लेन्स हैं और तीनों के पास जो है ना ये कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको। और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कितने पॉइंट होंगे उस पर, इनफाइनाइट। सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा भैया इस केस में। और वहीं जो हमने थर्ड केस देखा था कि तीनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, नो नॉन जीरो, मतलब काम क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाला। और अगर काम नो सॉल्यूशन वाला है ना बेटा, मतलब प्लेन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, नो इंटरसेक्शन बिटवीन द प्लेन्स। मतलब एक प्लेन अगर यहाँ है तो दूसरा प्लेन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा एंड तीसरा प्लेन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं कोई इंटरसेक्शन कभी इसमें नहीं दिखने वाली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेन्स। यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कोइंसिडेंट प्लेन्स। यहाँ भैया प्लेन के पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा। तो प्लेन के फॉर्म में भी सवाल आ सकता है, अभी तक आया नहीं है वैसे कुछ खास, बट देखने को मिल सकता है, संभाल लेना है कि नहीं। बट एक और टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, इसका नाम क्या है, थर्ड, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या चीज है भैया, तो हमने देखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, पहले d1 था ना, d1 का मतलब देखो इसका डिग्री कितना 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, d1 का डिग्री कितना है 0, कांस्टेंट टर्म में डिग्री 0 हो जाएगा उसका। तो हमने क्या किया, उसको हटा के यहाँ पे 0 कर दिया। सिमिलरली d2 को भी हमने 0 बोल दिया और सिमिलरली d3 को भी हमने कितना बोल दिया, 0। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, ये सिस्टम मेरा क्या बन गया, होमोजेनस। तो होमोजेनस सिस्टम में एक बात खास क्या होती है जो हमने देखा है अभी तक कि भैया डेल्टा वन आप निकालोगे ना, सर डेल्टा निकल, डेल्टा बताओ क्या आ जाएगा, a1 हो जाएगा, फिर b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, a2 a3 b2 b3 c2 c3, ये तो हमने सीखा ही है। लेकिन जब आपसे कोई डेल्टा वन पूछेगा ना बेटा, तो डेल्टा वन में क्या वो होता था एक्चुअली, पहले कॉलम को रिप्लेस करते थे कांस्टेंट टर्म से, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों शून्य है। इसका मन का, इसका मतलब ये हो गया कि तीनों जीरो हैं, मतलब पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सेम विथ डेल्टा टू, वहां सेकंड कॉलम जीरो होता। सेम विथ डेल्टा थ्री, वहां थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे जीरो 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 से, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब जो क्रैमर्स ने बात बताई थी कि x इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टू बाय डेल्टा, और z इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थ्री बाय डेल्टा।
तो अगर ये फिक्स हो गया कि डेल्टा 1 हमेशा 0 है, डेल्टा 2 हमेशा 0 है और डेल्टा 3 हमेशा 0 है, मतलब इस सिस्टम के पास मान लो डेल्टा भी 0 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को 0/0 तीनों बन जाएंगे। अगर नॉन जीरो भी हो गया तो 0/नॉन जीरो, 0/नॉन जीरो, मतलब क्या, एक सॉल्यूशन सिस्टम के पास हमेशा है, कौन सा, 0,0,0। तो इस सिस्टम के पास हमेशा एक सॉल्यूशन है, कौन सा, 0,0,0। इसको हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब इस सिस्टम के पास हमेशा एक सॉल्यूशन तो है ही है। तो ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होने वाला। ये क्या है एक्चुअली, ये है ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये क्या है आपका, ये आपका ऑलवेज कंसिस्टेंट है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर ये ऑलवेज कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन तो हमेशा। लेकिन मैंने एक केस क्या बताया था अभी डेल्टा वाले केस के लिए, कि भैया डेल्टा अगर नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा वाला, डेल्टा नॉन जीरो हो गया, नीचे वाला नॉन जीरो है तो ऊपर तो जीरो है ना भाई। सिस्टम के पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन तो आएगा, कौन सा आएगा, 0,0,0, 0,0,0। इसको हम बोल सकते हैं जीरो सॉल्यूशन। बात एक ही है। लेकिन अगर डेल्टा भी भैया जीरो हो जाए तब क्या गुल खिलेगा, सब बन जाएंगे 0/0 फॉर्म, और सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिखाया था ना मैंने अभी जस्ट, ठीक है बराबर करके याद है। तो भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि सिस्टम के पास 0,0,0 तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ट्रिवियल तो है ही, साथ में और बहुत कुछ है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि इसके पास नॉन ट्रिवियल एंड ट्रिवियल दोनों सॉल्यूशन आएंगे, या मैं इसको बोल सकता हूं जीरो सॉल्यूशन भी आएंगे और साथ साथ नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आएंगे, क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट केसेस हैं। तो दिस वाज अबाउट दिस होमोजेनस सिस्टम, जहां आप डेल्टा पे डिपेंड करते हो कि डेल्टा मेरा नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो है तो नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो ये तीन सिस्टम होते हैं जहां पे आप चीज़ों को समझते हो। आपको मैंने दिखाया, ज्योमेट्री वाइज भी समझाया, लाइन वाइज कैसे चलता है, और क्रैमर्स ने क्या एक्चुअली कहा था सिस्टम के लिए, ये मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बात जो मैंने यहाँ बताई ना आपको जस्ट अभी यहाँ पे, ये बात है भैया बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग बोल लेते हैं 0/0 फॉर्म है, तो क्या हो गया उससे, 0/0 फॉर्म में इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होता है। बड़ी बेसिक सी बात है, पता होनी चाहिए आपको, ठीक, कोई बुल्लू नहीं बना पाया आपको। चलो, तो ये कहानी समझ में आ गई आपको, तो भाई ठीक है। अब देखते हैं कुछ सवाल जो जेई ने भी पूछ रखे हैं और आपको समझ में आने चाहिए। है क्या भैया, आपको सिंपल देखो क्या बोला है कि लैम्डा और म्यू के फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है, तीन सिस्टम का इक्वेशन है, बोला गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई इसके पास। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, क्या समझते हैं अपन, तुरंत टेबल याद करेंगे कि डेल्टा शुड बी जीरो, पहली कहानी, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी कितना होना चाहिए, जीरो। अगर दोनों केस आ गए तो काम खत्म। तो पहला केस क्या था कि डेल्टा को जीरो कर देना है, तो भैया डेल्टा है क्या, तो डेल्टा है मेरे पास 3 5 लैम्डा 7 11 -9 और 97 155 और -189। दिस शुड बी जीरो, पहला कंडीशन, पहली कंडीशन ये अप्लाई करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो लेट्स सिंप्लीफाई, फटाफट तरीके से कर सकते हैं क्या सिंप्लीफाई, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 टाइम्स, बताओ भाई क्या हो गया, 11 इंटू 189 कितना होता है, 1199, 9, फिर 9 आ गया तो 11 8 88, 9 हो गया 97, 7 हो गया 9, 11 11 और 9 कितना हो गया 20। सही है क्या भाई, एक बार दोबारा देख लो, 1199 9 9 हो गया, 11 88 9 97, 7 9 बच गया, 11 9 हो गया 20। तो भैया ये हो गया माइनस का, और माइनस में कितना 155 इंटू 9, माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा। तो 9 5 हो गया 45, 4 हो गया 9 5 45 और 4 49, फिर 4 हो गया 9 4 30। तो पहला टर्म तो ये बना तुम्हारा, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो -5 टाइम्स क्या, ये गया, तो भैया ये हो गया 7 इंटू 9 तो 63 3 6 हो गया, फिर 8 7 56 6 62 2 6 हो गया, 7 1 7 6 13, फिर माइनस में आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो इस बारी कितना 97 इंटू 9 करो कितना आ रहा है, तो 9 7 63 3 हो गया 6, 9 9 81 6 हो गया 87, और ये प्लस में आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी 9 के पास है ही, ठीक है। ये दूसरा टर्म हो गया, और प्लस लैम्डा टाइम्स फाइनल देखो क्या आ रहा है 155 इंटू 7, थोड़ा कैलकुलेशन लेने दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 5 कितना हो गया 35, 5 हो गया 3, 7 5 35 3 38, 8 हो गया 3, 7 और 3 हो गया 10, माइनस
11 7 77 7, फिर 7 हो गया, तो 11 99 और 7 कितना होता है भैया 106। ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई फटाफट तरीके से, देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस में कितना 9 में 5 हो गया 4, 7 17 में 9 हो गया 8, और 19 13 हो गया 6। ठीक है, फिर -5 इंटू कितना हो गया बताइए यहाँ से, ये हो गया तुम्हारा 3 में 3 हो गया 0, फिर 12 में 7 हो गया 5, फिर 12 में 8 हो गया 4, और ये आया माइनस में। ठीक है, एंड फाइनली प्लस लामडा टाइम्स फाइनली कितना हो गया 17 लिख रहा है मेरे को, नहीं कितना हो गया 15 8 हो गया 7, और 7 6 हो गया 18 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये कहानी यहाँ तक की हो गई। इसके बाद चलेंगे आगे, तो आप बताइए कैलकुलेशन वाइज क्या आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट तरीके से। तो ये हो गया 4 3 12, मतलब ये हो गया 684 इंटू, यहाँ कर लेता हूँ मैंने पहले क्योंकि अगले पेज में फिर दिक्कत आएगी तुम्हें, तो यहीं पे कर लेते हैं। देखो कितना हो गया, ये हो गया 4 3 12 2 1 8 3 24 1 25 5 2 6 3 18 2 20, तो -2052। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये दिख रहा है 45 5 225, तो 2250 प्लस 18 लामडा इक्वस टू 0। मतलब फाइनली 18 लामडा इक्वस टू कितना आ गया, देखिए माइनस में आ रहा है मेरे ख्याल से, माइनस कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये हो गया 2250 माइनस 2052, तो 10 2 हो गया 8, ये हो गया 14 5 हो गया 9, फिर 21 20 हो गया 1, तो -198। तो 18 से कट जाएगा ना, 18 से एक बार में 18 और एक बार में 18, तो लामडा की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली आपकी, लामडा हो गया -11 के बराबर। ठीक है जी, पहला काम हो गया मेरा संपन्न, लामडा आ गया। कैलकुलेशन तो ठीक था, मल्टीप्लाई करना था अच्छे से, देख के छोड़ नहीं सकते है कि नहीं। अब देखो म्यू की वैल्यू है, तो म्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, किससे 3 2 और म्यू से, तो म्यू आ जाएगा, डेल्टा 1 भी 0 है तो डेल्टा 1 निकाल देते हैं। डेल्टा 1 बताओ क्या हो जाएगा, पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे 3 2 और म्यू से, 3 2 और म्यू से, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो बाकी में देखो क्या क्या था, 5 11 155 है कि नहीं, तो 5 11 155, और क्या था लामडा -9 और -189, तो लामडा इज -11, फिर दे रखा है आपको -9, और फिर है -189, शुड बी ऑल्सो 0। ठीक है जी, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। लामडा हम निकाल लिया है, इसको भी निकाल देते हैं, तो 3 इंटू कितना हो गया बताओ, ये हो गया 11 9 99 9, फिर 11 8 88 9 97 7 9 11 9 20, ये हो गया -2079, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस 155 इंटू 9 हम पहले ही कर चुके हैं मेरे ख्याल से 1395। ठीक है जी, तो लिखते हैं राइटली इसको 1395। फिर अगले में क्या जाएंगे, तो -5 टाइम्स ऑफ क्या, ये गया, तो ये हो गया 9 2 18 8, 1 बज गया 18 2 36 और 1 37, तो -378, और प्लस में कितना 9 म्यू। ठीक है, प्लस में कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 9 म्यू हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, तो देखो लास्टली क्या हो जाएगा, फिर -11 टाइम्स ये गया, ये हो गया तुम्हारे पास 310 माइनस में 11 म्यू इक्वल्स टू कितना बोल रखा है हमें, 0 के बराबर। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर, तो 3 इंटू ये कितना हो गया बताइए, 9 5 हो गया 4, 17 में 9 हो गया तो 8, और फिर 9 में 3 गया तो 6। ठीक है, माइनस में आएगा वो भी, फिर यहाँ पे कितना हो गया बताइए, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, तो ये हो गया 0, 4 हो गया, 7 5 35 4 39 9 3 5 3 15 और 3 18। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप देख पा रहे हो है ना, संभालना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं है भैया, इसको संभालना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कितना हो गया माइनस, ये हो गया 0, 11 हो गया 11, फिर एक बचा 11 3 33 और 1 34, तो ये हो गया 3410 माइनस में, और प्लस में 121 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट्स फाइनलाइज कि 3 इंटू 684 हम पहले ही कर चुके हैं, कितना आ रहा था अगर देखेंगे तो -2052, तो ये हो गया -2052, और फिर प्लस 1890 माइनस 3410, और म्यू वाले में क्या आ गया -11 में 5 गया तो 6, और 11 में 4 हुआ तो 7, 76 म्यू इक्वल टू 0। सही, अभी तक कोई झमेला तुमको हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल से। फाइनल करते हैं, तो देखो माइनस में जोड़ लो पहले, माइनस वाला कितना आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा 2, माइनस माइनस को ऐड कर रहा हूँ पहले ना,
फिर 5 1 हो गया 6, फिर 4 और 3 2 हो गया 5 माइनस में, प्लस 1890, सही, इक्वल टू हो गया 76 म्यू। तो लेट्स फाइनलाइज, ये कितना हो गया माइनस कर लो, तो 12 में हो गया 2, फिर हो गया 16 में 9 हो गया तो 7, फिर ये हो गया 13 में 8 हो गया 5, और ये हो गया 4 में 1 तो 3, ये हो गया -3572, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया 76 म्यू। तो भैया कट रहा है, देख लो जरा, 19 से कटना ही चाहिए, कोई उपाय तो है नहीं, है ना, क्योंकि ये आ गया है तुम्हारा 76, पहले 2 से काट लो सिंप्लीफाई दिखने के लिए, 2 से 38 17, और फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 6 12, फिर देखो 19 से कट रहा है क्या, 19 से कटेगा क्या, 19 से कटेगा क्या, देखो जरा, 19 8 152, 19 9 करेंगे तो 171, और 7 19 से कट जाएगा, देखो 19 2, 19 से 9 171, और 7 है 19 4 76, 2 से कट गया 47 बार में। भैया कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें, ठीक है ना। तो सवाल अगर टॉपिक सिंपल रखा है इन्होंने, कैलकुलेशन अच्छा कर दिया है। यही मीन्स 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो म्यू कितना गया 47, हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था कि आप बताओ लामडा प्लस सॉरी म्यू प्लस 2 लामडा, तो म्यू तुम्हारा कितना गया 47, और प्लस 2 इंटू लामडा इज -11, तो वी विल गेट 47 माइनस 22, दैट मीन्स 25 इज द आंसर। समझ रहे हो। तो कैलकुलेशन था, बट सवाल था किस पे बताओ, सिंपल कंसेप्ट, डेल्टा को जीरो करना था और डेल्टा 1 डेल्टा 2 को जीरो करना था, सिंपल काम था बट लेंथी था। सेम देखो आप यहाँ पे एक और सवाल है, ये आप खुद ट्राई करोगे, नॉन ट्रिवियल बोल रखा है, आपको दिख रहा है होमोजेनस सिस्टम दे रखा है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, याद करो, नॉन ट्रिवियल मैंने क्या बताया था कि डेल्टा शुड बी शून्य, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलरेडी जीरो है। तो नॉन ट्रिवियल, तो ट्रिवियल के अलावा कोई नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि डेल्टा विल बी ऑल्सो बी जीरो, डेल्टा निकालना उसको जीरो करना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्राई करिए, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जेईई मेंस जितने भी IQ आए हैं आप इतना पढ़ने के बाद उसको आराम से लगा सकते हो, और डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।